हेलो, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, वैदिक हॉस्पिटल सीकर से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिसको टेलोजन इफ्लियम बोलते हैं। यानी कि ये बालों की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके गुच्छे में बाल झड़ते हैं, मतलब आप हाथ लगाते हो तो भी बाल आते हैं, कंघी में भी बाल ही बाल मिलते हैं आपको, फर्श पे, पीलो पे, कपड़ों में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। और आपको लगता है, अचानक ये लगता है कि भाई हम तो गंजे ही हो जाएंगे डॉक्टर साहब, ये इतने सारे बाल एक साथ झड़ रहे हैं। इस कंडीशन को टिलोजन इफ्लियम कहते हैं। टिलोजन इफ्लियम एक ऐसी कंडीशन है जो किसी मेजर स्ट्रेस इवेंट के बाद होती है। यानी कि या तो आप बीमार रहे, या आपने वेट लॉस किया, है ना, या फिर कोई टेंशन रही, स्ट्रेस रही एग्जाम, उसके बाद 2-3 महीने बाद आपको वो टिलोजन इफ्लियम के रूप में दिखाई देता है और आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि अभी कुछ हुआ होगा, जबकि वो रियल में है, वो पास्ट में हुआ है। तो टिलोजन इफ्लियम के क्या क्या कारण होते हैं? टिलोजन इफ्लियम, जैसे कि मैंने बताया, कि एक तरह से टेम्परेरी हेयर शेडिंग होती है, कि जैसे आपको जो हेयर लॉस हुआ है वो आपको वापस से रिकवर हो सकता है। तो इसके जो मुख्य कारण है, तो उसमें एक तो ये है कि आपको कभी हाई ग्रेड फीवर रही हो, कोई मेजर इलनेस जैसे कि डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कोविड है, और अदर ऐसी कोई इलनेस हो सकती है। क्रैश डाइटिंग की हो आपने वेट लॉस के लिए, या आप फास्ट ज़्यादा करते हैं, यानी कि उपवास ज़्यादा रख रहे हैं, तो उससे भी आपका वजन भी कम होता है और साथ में टेलोजन इफ्लियम भी होता है। इसके अलावा जैसे कोई ट्रॉमा है, कोई मेजर सर्जरी है, जैसे आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी ये हो सकता है, और जैसे मैंने बताया एग्जाम की स्ट्रेस है, कोई ग्रीफ रिएक्शन है, तो उसमें भी टेलोजन इफ्लियम हो सकता है। और उसके अलावा जैसे कोई क्रोनिक इलनेस है, मतलब हार्मोनल जैसे डिसऑर्डर हो गए, जैसे थायराइड है, या कोई मेलिग्नेंसी है, या क्रोनिक इलनेस जैसे लीवर डिजीज, किडनी डिजीज है, उस कंडीशन में ये हो सकता है। और उसके अलावा कुछ ड्रग्स, दवाइयाँ भी होती हैं जिनको इंटेक से ये सब मतलब अपने को, जैसे कि रेटिनॉइड्स हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, जिनके इनटेक के टाइम ही आपको पता चल जाता है कि भाई थोड़े दिन बाद में हेयर फॉल हो रहा है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी इसमें इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपके विटामिन डी है, विटामिन बी 12 है, आयरन की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, या किसी भी डेफिशिएंसी के कारण आपके टिलोजन एफ्लियम है, हेयर शेडिंग है, वो स्टार्ट हो सकती है। तो टिलोजन एफ्लियम में होता क्या है, क्या इसके इसकी पैथोलॉजी रहती है? जनरली क्या होता है, अपने जो बाल होते हैं वो, हेयर ग्रोथ जो होती है उस वो एक साइकिल में होती है। जनरली जो बाल ग्रोइंग फेज में होते हैं उसको हम, उस फेज को एनाजन कहते हैं, जो 3 से 5 साल की होती है। और एक जो फेज होती है केटाजन, जिसमें बाल श्रिंक करता है, यानी कि कोई भी कारण से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही तो बाल श्रिंक करने लग जाता है, उसको केटाजन कहते हैं। वो 2-3 हफ्ते की होती है। उसके बाद श्रिंक करने के बाद वो रेस्टिंग फेज में हेयर फॉलिकल चला जाता है, यानी वो ग्रो नहीं करता। और जो बाल है वो, उसका नीचे का एरिया वो क्लब शेप में हो जाता है, और उस रेस्टिंग फेज को टेलोजन फेज कहते हैं। तो वो जो रेस्टिंग हेयर की जो फेज है वो अपने जनरली 3 महीने की होती है, लेकिन वो 2 महीने से लेके 6 महीने की आपकी टिलोजन की फेज हो सकती है। जैसे कि आपको कोई शॉकिंग या स्ट्रेस इवेंट हुई 2-3 महीने पहले, उस टाइम में बाल है जो रेस्टिंग फेज में एंटर करता है टेलोजन में, और आज के दिन यानी कि 3-4 महीने बाद आपको ये लगता है कि भाई हेयर फॉल हो रहा है, हेयर शेडिंग हो रही है, उसको टेलोजन इफ्लियम बोलते हैं। तो टेलोजन इफ्लियम है वो ड्यूरेशन के हिसाब से, जैसे इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ड्यूरेशन 6 मंथ से कम की ड्यूरेशन का अगर टेलोजन इफ्लियम है उसको अक्यूट बोलते हैं, अक्यूट टेलोजन इफ्लियम बोलते हैं। 6 मंथ या उससे ज्यादा ड्यूरेशन का है तो उसको हम क्रोनिक टिलोजन इफ्लियम बोलते हैं। अक्यूट टिलोजन इफ्लियम का मतलब जो मैंने अक्यूट कोज बताए, फीवर है, मेजर इलनेस है, फ्रैक्चर है, और जैसे आफ्टर चाइल्ड बर्थ है, या फिर आपने फास्टिंग वगैरह, ये अक्यूट कोजेज है। क्रोनिक टिलोजन इफ्लियम के जो कोजेज है उसमें ये है, एक तो जैसे कोई हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसके कारण भी क्रोनिक टिलोजन इफ्लियम हो सकता है। कोई क्रोनिक इलनेस है जैसे कि एसएलई है, लीवर डिजीज है, कोई किडनी डिजीज है, और उसके अलावा मेलिग्नेंसी है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव कोई डिसऑर्डर है, तो उसके कारण भी क्रोनिक टिलोजन इफ्लियम हो सकता है। और अगर आपके
क्रोनिक ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती, क्रोनिक रहती है, उस कंडीशन में भी आपको क्रोनिक टेलोजन इन्फ्लेम रहेगा। तो ये कारण है। अब इसमें क्या है, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में जब हम आपको एग्जामिन करते हैं, उसमें क्या चीज होती है, जब जैसे ही हम एक हेयर पुल टेस्ट होता है, तो जैसे ही हम थोड़ा जेंटली पुल करते हैं बालों को, तो लगभग 4 या उससे ज्यादा बाल अगर आपके आते हैं जेंटली पुल करने पे, इजीली प्लकेबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके एक्टिव हेयर शेडिंग हो रही है, इसको हेयर पुल टेस्ट बोलते हैं। और अगर क्लोजली अगर स्कैल्प में एग्जामिन करें, तो हमको 1 सेंटीमीटर के लगभग, यानी जो नए बाल जो टेलोजन इफ्लेम के बाद जो उसके नीचे जो हेयर फॉलिकल था वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है, तो लगभग मतलब वो जो ग्रोइंग हेयर फॉलिकल है वो ही अपने जो रेस्टिंग हेयर फॉलिकल टेलोजन को पुश करता है। तो पुश करता है तो वो शेडिंग के रूप में दिखाई देता है। तो वो जो नए बाल उग रहे होते हैं साथ के साथ, यानी कि शेडिंग भी हो रही है और नए बाल भी आ रहे हैं, तो उस नए बाल की जो अपने को साफ्ट है वो दिखाई देता है, एक अराउंड 1 सेंटीमीटर या उसी के आसपास की लेंथ का होता है, वो छोटे छोटे बाल अपने को दिखाई दे रहे होते हैं अपन क्लोजली अगर एग्जामिन करें। तो ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन में मिलता है। अपना जैसे हेयर का देखें तो वॉल्यूम भी कम रहता है, वॉल्यूम भी कुछ एरिया के ऐसे पैचेज वगैरह, मतलब खाली भी कुछ एरिया दिखाई दे सकते हैं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है। फिर हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, तो जनरल इन्वेस्टिगेशन जैसे रूटीन जो हम कराते हैं, जैसे ब्लड शुगर है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, अपने किडनी फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, इन्फेक्शन देखने के लिए जैसे यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा जैसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो क्या है, तो एक तो जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं, भाई थायराइड आपकी थायराइड टेस्ट है वो आपके नॉर्मल है या नहीं है। और अगर इवन आपका अगर हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, एचबी भी नॉर्मल है, फिर भी उस कंडीशन में भी हम आयरन स्टडीज करा के देखते हैं, यानी कि सीरम फेरेटिन है, आयरन सेचुरेशन टेस्ट है, वो करके देखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो अपने हेयर होते हैं, हेयर एसेंशियल ऑर्गन नहीं है बॉडी के, जैसे अदर एसेंशियल ऑर्गन है, जैसे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है या ब्लड है, तो ब्लड बनाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो वो पहले हीमोग्लोबिन में शो नहीं होगी, आयरन डेफिशिएंसी होगी तो वो पहले अपने बालों की हेयर शेडिंग के रूप में शो होगी, क्योंकि अपनी बॉडी ये करती है कि भाई जब तक हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसको तो आयरन मिलता रहेगा, लेकिन बालों के लिए उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसलिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन होने पे भी आपकी हेयर शेडिंग हो सकती है अगर आपके आयरन के लेवल कम है, और इसीलिए फेरेटिन लेवल करवाते हैं, सीरम फेरेटिन लेवल। सीरम फेरेटिन लेवल कम है तो उसके कारण भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। कई बार क्या होता है, सीरम फेरेटिन लेवल नॉर्मल भी हो सकते हैं, तो सीरम फेरेटिन लेवल नॉर्मल हो सकते हैं क्योंकि एक वो इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है। तो उस कंडीशन में अपने आयरन जो लेवल होते हैं, आयरन सेचुरेशन जो लेवल होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है विटामिन B12 के लेवल करवाते हैं, विटामिन D3 के लेवल कराते हैं, जिंक है, कैल्शियम लेवल है, मैग्नीज लेवल है, और इस तरह ये कुछ टेस्ट है जो हम आपके करवा सकते हैं। अगर इसमें कुछ आपको मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या लैब में कोई आपको प्रॉब्लम आती है बालों में, तो उसके हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली हम टेलोजन इन्फ्लूएम के लिए स्किन बायोप्सी जनरली हम करते नहीं है, लेकिन अगर बायोप्सी स्किन बायोप्सी करके देखें तो 25% या उससे ज़्यादा बाल अगर अपने को टेलोजन इन्फ्लूएम में मिलते हैं, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है, यानी कि आप की हेयर शेडिंग हो रही है और टेलोजन इन्फ्लूएम की आपकी फेज चल रही है, क्योंकि मोर देन 25% वो बाल आपके टेलोजन में है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अपने 5 to 15% बाल ही टेलोजन में होते हैं, और 85 to 95% ऑफ हेयर जो स्कैल्प के होते हैं वो एनाजन फेज में, यानी ग्रोइंग फेज में होते हैं जनरली। अब इसके लिए ट्रीटमेंट की बात करें तो ये होता है कि जैसे आपने वेट लॉस आप कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, तो जैसी आपकी डाइट नॉर्मल होती है तो 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका वो जो हेयर शेडिंग हो रही है वो भी कम हो जाती है और धीरे धीरे आप रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वेट लॉस के टाइम, क्रैश डाइटिंग के टाइम आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया या विटामिन B12 या विटामिन D, जिंक लेवल कुछ कम हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको उनके सप्लीमेंट देने पे ही आपकी रिकवरी होगी, यानी कि आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और जैसे कोई भी जो मेजर इलनेस है उनसे आपकी रिकवरी जैसे हुई है, अगर अच्छी रिकवरी होती है तो उसके कारण जो टेलोजन इन्फ्लूएम हुआ है वो
3 महीने में वो अपने आप ही रिकवर हो जाता है। अगर 3 से 6 महीने में आपका मतलब हेयर फॉल है वो आपको रिकवर नहीं होता है, तो इसका मतलब आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको है जो भी आपके जो अप्रोप्रिएट टेस्ट है वो आपके टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट वगैरह है, एग्जामिन करेंगे, और उसके साथ ही जो इसके लिए जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जो सप्लीमेंट्स हैं या टॉपिकल थेरेपी में कुछ पेप्टाइड्स वगैरह आते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो वो आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और आपको पेप्टाइड देने के बाद भी या ट्रीटमेंट करने के बाद भी लगता है कि भाई आपको अर्ली रिकवरी चाहिए, तो उसके लिए कुछ रीजनरेटिव थेरेपी है, यानी कि हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है, तो जैसे पीआरपी थेरेपी है, जीएफसी थेरेपी है या अदर रीजनरेटिव थेरेपी है, वो डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं उस चीज के लिए। तो ये कुछ टिलोजन इफ्लियम का इस तरह कुछ ट्रीटमेंट होता है। अब अदर जो डिजीज होती है उससे आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कई बार एलोपेशिया एरेटा डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज एलोपेशिया एरेटा भी प्रेजेंट कर सकता है, उसमें भी हेयर शेडिंग है, वो टिलोजन इफ्लियम की तरह दिखाई देती है। और कुछ जैसे एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है उसमें भी आपको साथ में हो सकता है। और अदर कोजेज जैसे बहुत अदर कोजेज भी है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये टिलोजन इफ्लेम होता है, और इसमें जनरली आपको टेंशन करने की या ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मली तो ये रिकवर कर जाता है। अगर आपको लगे कि 2-3 महीने में आपका रिकवर नहीं किया है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ज़्यादा टाइम निकल गया है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप अगर वेट लॉस रेजिम पे आप वेट कम कर रहे हैं, तो आप ये जरूर अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से कंफर्म कर लें कि आपको कितने किलो कैलोरी की डाइट आपको डेली जरूर लेना है। जैसे जनरली क्या होता है कि अलग अलग डेटा है, जनरली जैसे बहुत जगह 1300 किलो कैलोरी भी सफिशिएंट बताया है, कई जगह 1500 भी बताया है। जैसे मैं अपने पेशेंट को ये बताता हूँ कि एटलीस्ट आपको 1700 किलो कैलोरी की जो डाइट है वो डेली इनटेक करनी है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो बाकी जो सप्लीमेंट है, एक अच्छा सा मल्टीविटामिन है, और जैसे B12 है, विटामिन डी है, जिंक है, इनके सप्लीमेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इनके आपको सप्लीमेंट साथ में फास्टिंग के टाइम लेने चाहिए। अगर बात करें प्रोटीन इंटेक की, तो प्रोटीन इंटेक आपका 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, उतना या उससे ज़्यादा होना चाहिए वेट लॉस के टाइम भी, और या फिर हम जब टिलोजन इफ्लियम का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी कुछ था टिलोजन इफ्लियम के बारे में। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।